हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज है साइंस का दूसरा दिन और हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। कौन सी अपक्रिया है? ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद ऊष्माशोषी को हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है पहले हमें ये समझना है, ठीक। देखो, ऊष्मा के आधार पर यानी कि सामान्यतः रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं, जो भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो ऊष्मा के साथ होती हैं, या तो ऊष्मा लेंगी या तो ऊष्मा देंगी। ये दो चीज़ होता है। जो भी रासायनिक अपक्रियाएं होती है ना, ऊष्मा परिवर्तन के साथ होती है। तो ऊष्मा के आधार पर जो रासायनिक अपक्रिया हमारे सामने होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और एक होती है ऊष्माशोषी अपक्रिया, ठीक। दो अपक्रियाएं होती हैं। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होता है? जिन अपक्रियाओं में क्या होता है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। क्या होती है? निर्मुक्त होती है। लिखना नहीं है अभी कोई लोग, केवल समझो, भी लिखवा देंगे बोल के, ठीक। इसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उस अपक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अगर सिंपल सी हम बात करेंगे, जैसे हमने लिख दिया है, कार्बन में अगर हम ऑक्सीजन मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सिंपल सी बात है। अगर हम C से होता है कार्बन, O से होता है ऑक्सीजन, कार्बन में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलता है। लेकिन साथ साथ ये बनने के साथ साथ 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कितनी? 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। अब यार इसमें समझने वाली बात ये हो गई, सर हम पहचानेंगे कैसे क्या है? जब ये जो किलो कैलोरी जो अंक वाला दे रखेगा, 94 किलो कैलोरी, 120 किलो कैलोरी, 50 किलो कैलोरी, अगर ये लास्ट में दे रखेगा तो हम बोल देंगे कि यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ठीक। यानी कि इसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उस अपक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ये टाइप नंबर 3 है, कल 2 तक पढ़ा दिए थे। और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या होता है जब कार्बन में ऑक्सीजन मिलता है? तो कार्बन में ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी पूछ सकता है कितने किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है? तो 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त इसमें होती है। कितनी? 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। अगर हम बात कर देंगे हाइड्रोजन में, अगर हम ऑक्सीजन मिलाते हैं, सिंपल सी बात है, अगर हम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। और जल बनने के साथ साथ 136.8 किलो कैलोरी क्या हो जाएगी? इसमें भी निर्मुक्त होती है। अब देखो, समीकरण पूरा बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण बैलेंस है। यानी कि जब जल बनता है ना तो 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। जब जल बनता है तो कितने किलो ऊष्मा निर्मुक्त होती है? 136.8 यहाँ पर निर्मुक्त होती है। अगर हम बात करेंगे ग्लूकोज वाले फार्मूले में C6H12O6 + 6O2, तो इसमें भी 6CO2 + 6H2O, इसमें भी ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ठीक। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रकाश संश्लेषण की यहाँ लिख देते हैं, ठीक। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक। और यहाँ पर ये किसका सूत्र है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। और ये किसका सूत्र है? ऑक्सीजन का। किसका है? ऑक्सीजन का। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है वाटर का, और ये हीट निकलेगी। यानी कि ये जो तीनों एग्जाम्पल हो गए ना, ये तीनों एग्जाम्पल्स हमारे सामने है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के। जब ये किलो कैलोरी हो गया और लास्ट में ऊष्मा प्लस करेगा, ये किलो कैलोरी लास्ट में जोड़ेगा, तो ये सब जो भी चीज़ें होंगी ना, ये सब के सब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के तहत आ जाएंगी। किसके तहत? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के तहत आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो अगला होता है ऊष्माशोषी अपक्रिया। क्या होता है? ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया में क्या होता है? यानी कि ऊष्मा पहले ही ले लेगा, ठीक है ना। इसमें क्या था, ये
उत्पाद में ये हीट ले रहा था, उत्पाद के बाद उष्मा निकल रही थी, यहाँ पे उष्मा पहले ही लेगा। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। इसमें क्या होगा, उष्मा का अवशोषण होगा, उष्मा का अवशोषण होता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। जैसे हमने लिख दिया है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी कि NO का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या मतलब होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाम लिख दे रहे हैं ताकि याद रहे, ठीक है ना। NO का मतलब हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, N का मतलब होता है नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन, और O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। यानी कि कोई पूछ लिया नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है, तो जब हम नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिलाएंगे तब हमको नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक, क्या प्राप्त होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन इसके साथ साथ 42 किलो कैलोरी उष्मा लेगी। ठीक, कितना, 42 किलो कैलोरी उष्मा ये लेगी। समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आया, यहाँ पर एक चीज़ ये समझ में आया कि जब उष्मा शोषी अभिक्रिया है, जब उष्मा शोषी अभिक्रिया है तो तीर के पहले जो जुड़ रहा है, और जब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया था तो वो तीर के बाद जुड़ रहा है। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यानी कि उष्मा क्षेपी में तीर के बाद जुड़ेगा और उष्मा शोषी में तीर के पहले जुड़ेगा। तो ये केस 95% में सही है। ठीक, पहचानने का ये तरीका 95% में सही है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये माइनस के साथ -42 इधर दे देगा, तो फिर कहेंगे सर वो तो उधर दे दिया है। तो इस तरीके से दिमाग हमको लगाना है कि कहाँ पर उष्मा क्षेपी हो रहा है और कहाँ पर उष्मा शोषी हो रहा है। ठीक है ना, इसको नोट करिए। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में क्या है, टाइप नंबर 5 में उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ध्यान से देखेंगे, टाइप 5 में हमारे सामने क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती है, मतलब उधर भी रहेंगी और इधर भी रहेंगी। ठीक, अगर हम ये बात कर दें कि दोनों दिशाओं का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले पहचानने का एक बेहतरीन सा ट्रिक ये है, जब कभी भी ऐसे दे और ऐसे दे तो ये तुरंत हम जान जाएंगे सर वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है उदाहरण देकर कि इस तरह का साइन किस अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया को। किसको प्रदर्शित करता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को। अगर देखेंगे इसका, देखो परिभाषा ज़्यादा मायने नहीं हो तो याद ही हो जाएगा। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, मतलब इधर भी जा सकती हैं और इधर भी जा सकती है। अब देखेंगे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है कि अगर हम आयरन में जल मिला दें, क्या मिला दें, जल। Fe का मतलब होता है बेटा आयरन। क्या होता है, आयरन। H2O का मतलब होता है वाटर, जिसको हम जल बोलते हैं। अगर ये हम आयरन में जल मिलाते हैं तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनता है, क्योंकि अंतिम में O दे रखा है। क्या दे रखा है, O दे रखा है, और H2 बनता है। कहने का मतलब ये है अगर हम ये मिलाएंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। ठीक, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमको ये प्राप्त हो जाता है। अगर हम इन दोनों को मिलाकर करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, समझा क्या, समझ में ये आया सर कि अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये प्राप्त होगा और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये प्राप्त होगा। तो यही होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि आयरन में अगर हम वाटर मिलाते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है, लेकिन अगर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन एक साथ मिलाएंगे तो फिर ये प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है दोनों दिशाओं में अभिक्रिया हो जाती है। अगर हम नीचे आएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट ये है ना तो इसमें टूटेगा और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा। इसी तरीके से PCl5 है, ये मिलाकर ये बनेगा और ये ऐसे बनता है, यानी कि इसकी अब क्रिया करने पर ये बनेगा, इन दोनों को मिला देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। N2 + 3H2 मिलेगा 2NH3 होगा और ये जब हम तोड़ेंगे इसको तो इसमें टूट जाएगा। तो ये दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। यानी कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, इन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, अब एक और रह चुका है जिसको हम नाम देंगे
अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, जो सिर्फ एक ही दिशा में संपन्न होगी, जो कि हमारा अगला है। स्टॉप करो तुम दूसरी पे। अब देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट है, ये है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जो केवल एक दिशा में संपन्न हो सकती है, जो केवल एक दिशा में संपन्न हो सकती है, ऐसी अपक्रिया को हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जो केवल एक दिशा में संपन्न हो सकती है। उत्क्रमणीय क्या मतलब क्या था? उत्क्रमणीय में क्या था? उत्क्रमणीय में था कि दोनों दिशा में हो रही थी, उधर वाला इधर बना रहा था, इधर वाला उधर बना रहा था। और जो ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होगी वह केवल एक दिशा में संपन्न होगी। जैसे पोटेशियम क्लोरेट को लेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ये 3O2 बनेगा, यानी कि 2KClO3 है। क्या है? 2KClO3 है। तो ये सिर्फ इसी दिशा में संपन्न हो सकता है। हम ये मिलाकर ये नहीं बना सकते हैं, ठीक। अगर ये इसमें टूट गया है तो ये दोनों मिलाकर इसमें नहीं बना सकते हैं। तो इसको हम बोल देंगे कि सर ये उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। एक और अपक्रिया लेंगे एग्जाम्पल में, BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक। BaCl2 का मतलब होता है बेरियम क्लोराइड। क्या होता है? बेरियम क्लोराइड। अब ये बनेगा BaSO4, क्या बनेगा? BaSO4 प्लस 2NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2NaCl। अब देखो यहाँ पर बेटा, ये मिलाकर हम ये बना सकते हैं, ठीक, लेकिन ये मिलाकर हम ये नहीं बना सकते हैं। बात तो ये समझ में आ रही है ना कि ये मिलाकर ये बन सकती हैं, लेकिन ये मिलाकर तो ये बन जाएगा, लेकिन ये मिलाकर ये नहीं बनेगा। तो ऐसी अपक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। BaCl2 का मतलब होता है बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 का मतलब होता है सोडियम सल्फेट। नाम लिख देते हैं, बेरियम क्लोराइड, इसका नाम है। Na2SO4 का है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है? सोडियम सल्फेट। और BaSO4 का मतलब होता है बेरियम सल्फेट। क्या नाम है? बेरियम सल्फेट। और NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है बेटा? सोडियम क्लोराइड। अब डाउट में ही रहना है, सोडियम क्लोराइड। अब देखो बेटा, ये जो हमारे अभी हमने अपक्रिया लिखा है ना, BaCl2 प्लस N, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है क्या होता है जब BaCl2 या Na2SO4 मिलते हैं, यानी कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब मिलते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो हम जस्ट ये लिख देंगे, हमको बेरियम सल्फेट और NaCl प्राप्त होता है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बच्चों का क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2Na प्लस 2H2O, ठीक। ये बन जाएगा NaOH प्लस H2, और यहाँ पे 2 लगाएंगे। समीकरण को बैलेंस करना मैंने पहले ही सिखा रखा है, ठीक। अब देखो बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये मिलाकर हम ये प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये मिलाकर हम ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये मिलाकर हम ये प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये मिलाकर हम ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसी अपक्रिया को हम बोलेंगे बेटा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अब यहाँ पे Na का मतलब हो गया सोडियम, H2O का मतलब हो गया वाटर अर्थात जल, NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब कहीं भी लास्ट में OH आता है तो हाइड्रोक्साइड दिखाता है। क्या दिखाता है? हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलता है। ये आप सभी के सामने हो गया अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। जल्द से जल्द इसको नोट कर लीजिए।